नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सके उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। कोई भी सवाल आपके पास है, कोई भी कंफ्यूजन है पोर्टफोलियो रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रिलेटेड, तो योर मनी में आइए। हम आपकी तमाम उलझनों को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं जो आपकी करते हैं मदद। पहले नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। तो आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस शो के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप ये शो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए yourmoney@nw18.com। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर जाइए, CNBC आवाज के हैंडल पर, वहां पर अपना सवाल लिखिए #आस्कआवाज योरमनी लिखकर। आज हमारे साथ है फिनवाइज PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे जो हर किसी इन्वेस्टर से रिलेटेड है, लेकिन इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। आमतौर पे फंड की एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जिट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, एग्जिट लोड पर कितना ध्यान देना चाहिए। हम काफी बार जब पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं शो में प्रतिभा जी, तो म्यूचुअल फंड स्विच करने की भी सलाह देते हैं, बट ये इतना आसान प्रोसेस भी नहीं होता है। तो ये कई ऐसी छोटी छोटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बारीकियां हैं हर इन्वेस्टर से रिलेटेड जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक एक करके इन सब पर डिस्कस करते हैं प्रतिभा जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम फंड खरीदने की बात करते हैं, एक फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करने की बात करते हैं, तो किस तरीके से पूरी एंट्री स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन शो दीपाली जी। नॉर्मली लोग क्या देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं कि अभी फ्लेवर में कौन सा फंड्स है, कौन सा सेक्टर है, और पॉइंट टू पॉइंट 1 साल में कितना रिटर्न बना, 2 साल में कितना रिटर्न बना। ये रिटर्न तो बाद में आता है। पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस मकसद से इन्वेस्ट करो, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और उसके लिए कितना समय अवधि है। अगर आपका बहुत शॉर्ट टर्म है तो आप अलग कैटेगरी के फंड्स लोगे, डेट फंड्स लोगे। अगर मीडियम टर्म है तो हाइब्रिड लोगे, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स लोगे। एक तो आपको राइट फंड कैटेगरी चूज करना है और आपके खुद के जो मकसद है, फाइनेंशियल गोल्स है, उसके हिसाब से आप करोगे। आपको ये एक्सपेक्ट करना ही है कि वॉलेटिलिटी होगा। मार्केट का वही एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वॉलेटिलिटी होता है और इसीलिए आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये भी देखना जरूरी है आपको कि आप कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए टॉप ऑफ द हीप है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और 1.5 साल के लिए सो रहा है और क्वार्टाइल 4 में है। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। और मेरा मानना है कि पॉइंट टू पॉइंट के बदले में आप रोलिंग रिटर्न देखिए कि किसी ने भी अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो उनका आउटकम्स क्या था। और जब मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है तो ये अपसाइड कितना कैप्चर करता है और तेजी से नीचे गिरता है तो डाउनसाइड कितना कैप्चर होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लमसम कर रहे हो चाहे आप सिप कर रहे हो। ये आपको पहले देखना है और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है ताकि आपका जर्नी स्मूथ रहे। ओके अच्छा, क्या किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए किसी भी फंड को चुनने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले? की थिंग्स कौन सी रखनी चाहिए ध्यान में? की थिंग्स इज आपका टाइम होराइजन क्या है। इसके लिए आपको ऐसा क्लास चुनना है। क्या ये फंड कौन सा मार्केट कैप में है। ये फंड जो आप चुन रहे हो उसका स्टाइल कैसा है। और आप एक फंड में तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करोगे तो पूरा पोर्टफोलियो का मार्केट कैप कैसा है। बहुत ज्यादा आप स्मॉल कैप तो नहीं ले रहे, थीमेटिक तो नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा आप मोमेंटम की तरफ तो नहीं जा रहे। सारे स्टाइल्स मिक्स्ड है ताकि एक ऊपर है तो दूसरा नीचे रहे। हर फंड आपके पोर्टफोलियो में एक ही तरफ जा रहा है तो मतलब आप काफी डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो आपका एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन, ये सब आप चुनना है। उसके बाद आपको फंड में देखना है ये जो बातें मैंने बताई थी, रोलिंग रिटर्न्स क्या है, उसमें रिस्क क्या है, अपसाइड क्या है, डाउनसाइड क्या है, ये कैप्चर करेंगे तो बहुत अच्छा आपका एक फंड सिलेक्शन हो जाएगा। ओके अच्छा, इसके अलावा जब हम एग्जिट करने की बात करते हैं किसी फंड से, या फिर जो भी टाइम होराइजन हमने ऑप्ट किया या फिर ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस अगर हम एग्जिट करते हैं, तो एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? किसी भी फंड से एग्जिट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कैसे प्लान करें इस प्रॉपर एग्जिट को?
जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं ना, तो अगर कोई मान लीजिए आपने लास्ट ईयर में इन्वेस्ट किया और नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, तो बहुत वो मतलब बहुत दुख होती है हमें वो देख के। तो हम इमोशनल होके उसको एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जरूर आप एक रूल बना लीजिए अपने लिए, 2 से 3 साल का परफॉर्मेंस देखिए। आप 6 महीने या 1 साल का परफॉर्मेंस देख के अगर एग्जिट करोगे तो दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। हो सकता है उस टाइम में मार्केट ने भी खराब किया हो। तो पहले आप एग्जिट करने से पहले आपको ये जरूर चेक करना है कि ये समय अवधि में जब आपने इन्वेस्ट किया है, टोटल मार्केट परफॉर्मेंस क्या था, उसमें कैटेगरी का परफॉर्मेंस क्या था। मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में डाला है और आप लार्ज कैप को देख के एग्जिट नहीं कर सकते। स्मॉल कैप कैटेगरी ने कैसे परफॉर्म किया और उसके अंदर जो कैटेगरी से बेटर किया है आपके फंड ने कि वर्स किया है, ये सब चेक करना जरूरी है। कि रिलेटिव परफॉर्मेंस बोलते हैं इसको, कि कैटेगरी के अंदर मेरा मतलब मेरे फंड ने कैसे किया, और करेक्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। और कंसिस्टेंसी है क्या वो चेक करना है। जो मतलब थोड़े समय के लिए मान लीजिए कोई फंड हाउस का स्टाइल नहीं चल रहा है, कोई तो 1 साल के लिए या फिर 6-8 महीने के लिए वो फंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली टेम्पररी जो सेटबैक है उसकी वजह से आप एग्जिट ना करें, उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए। अगर उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में, तो चांसेस आर वो परफॉर्मेंस जल्दी वापस आ जाएगा। और आपका सबसे बड़ा एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आपने सोचा था कि आपको अभी गाड़ी खरीदना है और गाड़ी खरीदना है 1 साल में, तो आपका पैसा अगर हाइब्रिड में है तो उसको डेट में मूव करना जरूरी है। ये आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। या बच्चे का एजुकेशन है तो आपको डेट में मूव करना जरूरी है। तब वो अच्छा करे ना करे तो आप एग्जिट कर ले, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस और टेम्पररी परफॉर्मेंस के लिए ना करे तो अच्छा होगा। और आप अपना रिस्क कैपेसिटी देख के एग्जिट करें। अगर आज की तारीख में मान लीजिए कुछ समय पहले लोग बोल रहे थे कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना ही है, ईटीएफ आप कुछ भी बोलो तो मान नहीं रहे थे, सिल्वर ईटीएफ में करना ही है। लेकिन क्या उनका रिस्क कैपेसिटी था, इतने कम समय में इतना गिरावट हुई, क्या वो ले पाएंगे? ये रिस्क कैपेसिटी जान के भी आप नए में एंट्री कीजिए और अब जी एग्जिस्टिंग में से भी एग्जिट कीजिए। अगर आपने कुछ हाइब्रिड लिया है, रिस्क की वजह से लिया है, तो रिटर्न की वजह से उसको छोड़ के ना जाए। अच्छा, प्रतिभा, एक चीज और, जब हम काफी बार पोर्टफोलियो पर जब राय देते हैं तो स्विच करने की सलाह देते हैं। आइडियली कैसे स्विच किया जाता है? एग्जिट करके क्या दूसरे फंड को ऐड करना है? सेम फंड हाउस में जा रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होती है स्विच करने की? डिफरेंट फंड हाउस के फंड में जा रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होती है? एग्जैक्टली कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है जब हम स्विचिंग की बात करते हैं, स्विचिंग ऑफ फंड्स की बात करते हैं विद इन द हाउस एंड हाउस के बाहर निकल के भी? नॉर्मली जब रिडीम करते हैं तो हम रिडीम करते हैं, पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है और हम वापस री इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने रिडीम कर लिया और आप बहुत बिजी हो गए, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मार्केट पे उतार चढ़ाव आ गए। तो अगर आप सेम फंड हाउस के अंदर मूव करना चाहते हैं, आपने डेट में पैसा रखा था, मार्केट करेक्ट हो गया, अभी आपको लगता है कि अभी आपको इक्विटी में जाना है, और सेम फंड जो भी फंड हाउस में आपने डेट में डाला वही फंड हाउस के अंदर अगर आपको इक्विटी में डालना है, सेम फंड हाउस के अंदर करने के लिए स्विच करते हैं, तो ये भी रिडेम्पशन माना जाता है। इसमें भी एग्जिट लोड लगता है, टैक्स लगता है, लेकिन आप पैसा आपके बैंक में नहीं आएगा, वो डेट से निकल के इक्विटी में अपने आप जाएगा। वो सिर्फ सेम फंड हाउस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन एक फंड हाउस से निकाल के आपने किसी और फंड हाउस में डालना है तो आपके पास विकल्प रिडेम्पशन का है कि आप रिडीम करोगे, पैसा आपके पास आएगा और आप दूसरे फंड हाउस में इन्वेस्ट करोगे, तब आप स्विच नहीं कर पाओगे। लेकिन बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में सेम है, दोनों को सेल ही माना जाता है और दोनों में आपका प्रॉफिट में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन्स पढ़ना है। एग्जिट लोड अगर लगेगा तो एग्जिट लोड भरना पड़ेगा। ओके। और फाइनली जब हम रिडम्पशन की बात करते हैं तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है म्यूचुअल फंड रिडम्पशन का? म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन जब आप एक तो आप स्ट्रैटेजी से एग्जिट करना चाहते हो, तो दो आप ये जान लीजिए, अगर आप एसआईपी से निकल रहे हो तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एसआईपी का एक एक इंस्टॉलमेंट माना जाता है उस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया। मान लीजिए आपका रनिंग एसआईपी है तो हमेशा आपका कुछ एग्जिट लोड के अंदर आएगा, मतलब आपने लास्ट मंथ इन्वेस्ट किया और अभी आप रिडीम करने जा रहे हो तो एग्जिट लोड लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जिट लोड क्या है।
कई सारे फंड्स में वन ईयर का, इक्विटी फंड्स में 1 ईयर का एग्जिट लोड होता है, लेकिन कुछ में 2 इयर्स 3 इयर्स भी रहता है। तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपने कौन से महीने में इन्वेस्ट किया, और 12 मंथ्स के लिए आपने एसआईपी डाला है तो 12th मंथ का और 12 मंथ्स लगेगा आपका एग्जिट लोड जाने के लिए। टैक्सेशन भी वैसे ही लगता है, 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड है तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है, और 1 ईयर से कम है तो शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। आप रिडीम करोगे तो इक्विटी फंड्स आपको 2 दिन के बाद मिलेगा, और डेट फंड्स आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई रिडम्पशन की। अब क्विकली 2 पॉइंट्स पर और प्रतिभा की राय ले लेते हैं, उसके बाद व्यूअर से करेंगे बातचीत। प्रतिभा, हम जब एसआईपी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो कि जो स्ट्रैटेजी एसआईपी के लिए लागू होती है, क्या वही सेम प्रोसेस, सेम थॉट प्रोसेस, सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लमसम पैसा लगाने पर भी फॉलो की जाती है? प्लस कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, कब रिव्यू करना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है कितना टाइम देना चाहिए एक पोर्टफोलियो को? और लोग नॉर्मली मिस्टेक कर लेते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, भले आप एसआईपी से करो या लमसम से करो। एसआईपी में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप दोनों को मिलाना है आपको, कि आपने जो लमसम में किया है और एसआईपी कर रहे हो तो टोटल पोर्टफोलियो एलोकेशन मार्केट कैप वाइज क्या है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आप कौन सा मार्केट कैप में कर रहे हो। और एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको जब आप रिव्यू कर रहे हो, आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई भी एसेट क्लास या कोई फंड चल पड़ी है तो एक फोमो जैसा होता है, और आप एसआईपी उसमें स्टार्ट कर दे तो आपको लगता है बड़ा पैसा तो हम नहीं डाल रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखोगे कई सारे पोर्टफोलियोज में सडनली गोल्ड का एंट्री हुआ है इन द लास्ट 6-8 मंथ्स, बिकॉज गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आपने शायद लमसम में नहीं डाला तो आपने गोल्ड में डाल दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसआईपी भी जब आप कर रहे हो तो आपको अपना मकसद ध्यान रखना है, और आपको अपना एसेट एलोकेशन को स्क्यू नहीं करना है। हाल ही में हम देख रहे हैं कस्टमर्स 30-40% उनका जो एसआईपी अमाउंट है वो गोल्ड में ही डालना चाहते हैं, और बहुत स्टबर्न है कि गोल्ड में डालेंगे भले वॉलिटिलिटी उतना ही होना है एसआईपी में भी और लमसम में भी। तो आप जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो तो बैलेंस करना चाहिए कि कितना गोल्ड, कितना डेट, कितना इक्विटी। और जब एक एसेट क्लास चल पड़ती है जैसे कि गोल्ड का, तो गोल्ड का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको कम से कम 6 महीने में एक बार आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है। बहुत ज्यादा अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो ठीक है, नहीं तो 1 साल में डेफिनेटली चेक करना चाहिए। तो आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है। अगर कोई पोर्टफोलियो में एसेट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो आप गेन्स को लॉक इन कर सकते हो, और आप वहां से निकल के जो परफॉर्मेंस नहीं है वो एसेट क्लास में ऑटोमेटिकली जाओगे, क्योंकि मार्केट साइकिल्स तो अप एंड डाउन होती है। जो बहुत अच्छा कर चुका हो सकता है वो नेक्स्ट डाउन हो जाए और आप प्रॉफिट लिए ही नहीं, सिर्फ पेपर में रह गया। इसलिए बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 महीने एक बार चेक कीजिए, 1 ईयर में एक बार आप डेफिनेटली जो परफॉर्मिंग एसेट है उससे निकाल के जो आपका एसेट क्लास आपने डिसाइड किया, 60% इक्विटी, 30% डेट, 10% गोल्ड है तो 10% से ज्यादा है तो डेफिनेटली निकालिए। ओके, तो ये रही स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए एंट्री की, एग्जिट की, रिडम्पशन की, फंड स्विचिंग की या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर संबित हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। संबित, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, गुड इवनिंग। मैं एक्चुअली गुड इवनिंग। मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरा पोर्टफोलियो है अराउंड 11,20,000 का। तो मेरा निपॉन एक्टिव मोमेंटम फंड में किया हुआ हूँ 2,30,000। फिर बंधन स्मॉल कैप है 1.5 लाख। देन निपॉन मल्टी कैप है 1,40,000। HDFC मिड कैप है 1,20,000। और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है 80,000। SBI कॉन्ट्रा है 1,40,000। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है 80,000। और HDFC फ्लेक्सी कैप है 1,80,000। तो मैंने ये लास्ट 3-4 महीने में इन्वेस्टमेंट किया हूँ। तो अभी तो फिलहाल 18,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है टोटल पोर्टफोलियो में। तो मेरा लक्ष्य है विद इन 20 ईयर्स 4 करोड़। तो इसमें कुछ चेंजेस करने का जरूरत है या क्या है, तो मुझे जरा बताइए तो अच्छा रहेगा। तो पूरा पोर्टफोलियो आपका जो है वो लमसम ही है जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं? नाम इन्होंने अपने फंड्स के बताए प्रतिभा जी। 11 लाख रुपए लमसम लगाए हुए हैं, 20 सालों के लिए 4 करोड़ का लक्ष्य है। बताइए, एक बार रिव्यू कीजिए इनके पोर्टफोलियो को। 8 फंड्स हैं टोटल, जिसमें स्मॉल कैप भी है, कॉन्ट्रा है, मल्टी कैप, मिड कैप शामिल हैं।
ज्यादा झुकाव डेफिनेटली मिड और स्मॉल की तरफ है, क्या सलाह इनके लिए? देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें दो चीज है, एक तो लार्ज कैप सिर्फ 44% है और मिड और स्मॉल मिला के 56% है, तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। एग्रेसिव पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी भी उस हिसाब से होगी, तो आपको बने रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अभी आपने एक बार लमसम कर लिया, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करने वाले हो या फिर वापस लमसम करने वाले हो, तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि अगर आप एग्रेसिव भी रखना चाहें ना, तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का रूट आप चूज कीजिए इंस्टेड ऑफ प्योर स्मॉल कैप, प्योर मिड कैप। आपने तो दो प्योर स्मॉल कैप और दो प्योर मिड कैप रखा है, वो स्ट्रैटेजी में आगे जाके इन्वेस्ट कीजिए। मोमेंटम का एक फंड आपने लिया और उसमें 21% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 21% आपने एक फंड में डाला है जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा हाल ही में। आपने बोला 4-5 महीने पहले आपने क्या, आपने एक साल का अगर देखोगे, अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी लोगे फंड्स का, तो हो सकता है वो स्ट्रैटेजी चले ना और आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउन रहे और आपको बने रहने में दिक्कत हो। तो इसलिए ना सिर्फ मार्केट कैप, आपको स्टाइल का भी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब पोर्टफोलियो में एडिशन करने वाले हैं, किसी भी जरिए, लमसम के जरिए, एसआईपी के जरिए, तो आप डेफिनेटली ग्रोथ और क्वालिटी ऐसा स्टाइल्स भी चुनिए ताकि आपका पोर्टफोलियो स्टाइल में भी बैलेंस्ड हो। और मार्केट कैप में आप मिड कैप और स्मॉल कैप को छोड़ते हुए फ्लेक्सी कैप की तरफ जाइए, ताकि आपका लार्ज कैप का पोर्टफोलियो जो है ना 44 से 60% तक अगर रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में बने रहने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां तक आपका टोटल लमसम आपने जो डाला है, 11 लाख आज की तारीख में आपने जो डाला है, आपका 1 करोड़ बन जाएगा करंट, तो 1 करोड़ बन जाएगा 20 साल में। लेकिन आपका लक्ष्य है कि आपको 4 करोड़ चाहिए 20 इयर्स में। 4 करोड़ के लिए आपको 32,000 की सिप स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ये 32,000 का सिप अगर स्टार्ट करके सिर्फ 32,000 ही करते रहोगे हर साल, तो आपका बन जाएगा 4 करोड़। अगर आप 32,000 नहीं कर सकते हो, तो स्मॉलर अमाउंट स्टार्ट करके आपको स्टेप अप करोगे तो भी 4 करोड़ बन जाएगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि 20 साल बहुत लंबा समय अवधि है। तो अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं और 32,000 स्टार्ट करके स्टेप अप कर सकते हैं, तो प्लीज स्टेप अप कीजिए ताकि आपका जो कॉर्पस है वो बड़ा बने। 4 करोड़ का वैल्यू 20 साल बाद सिर्फ 1 करोड़, आज की तारीख का 1 करोड़ रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये सलाह आपको क्लियरली दी गई है। फिलहाल जो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे 11 लाख से आप 1 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर लेंगे। 4 करोड़ का लक्ष्य अगर आपको हासिल करना है तो थोड़ी सिप भी स्टार्ट कीजिए हर महीने। 32,000 के सिप की बात कर रही है प्रतिभा, इतना अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, धीरे धीरे स्टेप अप कीजिए। एटलीस्ट गोल के नजदीक तो आप पहुंच ही पाएंगे। ये आपको सजेशन दिए गए हैं, थोड़े पोर्टफोलियो में बदलाव भी बताए गए हैं, उनको फॉलो कीजिए। आप कितना एलोकेशन किस कैटेगरी में आपको रखना है वो प्रतिभा ने यहाँ पर आपको बताया, और निपॉन एक्टिव मोमेंटम फंड से निकलने की भी सलाह दी है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी हुई है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कनेक्ट करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। एक सवाल हमें एसएमएस के थ्रू नेताजी बोरकर ने भेजा है बॉम्बे से। सवाल इनका है इनके पोर्टफोलियो को लेकर। 40 साल इनकी उम्र है, 25,000 की इनको सिप करनी है 15 साल में 1 करोड़ के लक्ष्य के लिए। तो 25,000 की जो सिप शुरू करनी है वो किन किन फंड्स में करें? लार्ज, मिड, स्मॉल या फिर हाइब्रिड कैटेगरी सही है? 5 फंड्स रखें या कम रखें? तो उस हिसाब से सजेशन चाहते हैं। तो प्रतिभा जी प्लीज बताइए 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इनकी एज, इनका टाइम होराइजन जो कि 15 ईयर्स का है, 25,000 के सिर्फ 1 करोड़ का टारगेट, पोर्टफोलियो कैसा बन सकता है इनका पोर्टफोलियो कैसा सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, आपका टाइम होराइजन जो है ना वो काफी अच्छा है 15 साल के लिए, तो एक अच्छा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिलेगा। जो आपका आपने कॉर्पस की बात कर रहे हो, आप एसआईपी 25,000 का स्टार्ट कर रहे हो और 180 मंथ्स यानी कि 15 साल तक आप अगर इन्वेस्ट करते रहोगे, तो सिर्फ आपका जो टारगेट है 1 CR वो सिर्फ नॉर्मल सिप से ही हो जाएगा। लेकिन हमारा सुझाव हमेशा यही रहता है कि आपका इनकम बढ़ता है तो आप इसको स्टेप अप जरूर कीजिए, तो 2 करोड़ तक बनेगा। आपको ध्यान रखना है आज का, उस टाइम का 2 करोड़ आज के लिए अबाउट 75 लाख है, इसलिए स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। और जहां तक फंड्स की बात है, आपने बोला आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो,
नंबर 1, और आप 40 इयर्स के हो, तो ये जरूरी है कि आपको अच्छा एक पोर्टफोलियो दे ताकि वॉलेटिलिटी उसमें बहुत ज्यादा ना हो। इसलिए आपके लिए लार्ज कैप का मात्रा जो है 57-60% तक अगर रखेंगे तो बैलेंस्ड रहेगा। हमारा ये सुझाव है कि आप ये 5 फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी 5,000 रुपया, व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड 5,000 रुपया, मेरे मल्टी कैप 5,000, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप इसमें 5,000 और व्हाइट ओक मल्टी एसेट 5,000। अगर आप इसमें करेंगे तो आपका टोटल पोर्टफोलियो बन जाएगा 57% लार्ज कैप, 19% मिड कैप और 17% स्मॉल कैप। इसमें आप देखिए हमने ध्यान रखा है कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए मल्टी एसेट फंड दिया। ये मल्टी एसेट के थ्रू थोड़ा गोल्ड और डेट का भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। और जो 2 एग्रेसिव फंड्स है, मल्टी कैप फंड्स हमने दिया, मेरे मल्टी कैप और व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड्स दोनों दिए हैं। इसमें आपको मिड कैप और लार्ज कैप का मिल जाएगा ताकि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा लंबे समय अवधि तक आप इसको होल्ड कर पाएंगे। तो एक अच्छा सा बैलेंस आप पोर्टफोलियो बनाए। हमेशा आप जब ऐड भी करते हैं तो ये आप ध्यान रखें, जब आप हाइब्रिड कैटेगरी में जाएंगे ना तो आपका उतार चढ़ाव कम होगा। तो डेफिनेटली डेट का जो एंट्री है या गोल्ड का एंट्री है वो मल्टी एसेट या बैप ऐसे फंड से भी करें। सिर्फ रिटर्न्स ना देखते हुए टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न्स बैलेंस कीजिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। फंड्स भी आपको बताए गए हैं जिसमें आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओक मल्टी एसेट, मेरे मल्टी कैप, व्हाइट ओक मल्टी कैप, ये फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, सजेशन आपको दिया गया है। दिबेन का सवाल लेते हैं, ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। 45 साल इनकी उम्र है, मंथली से 36,500 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 2 लाख है और 6 से 7 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। 10% सालाना स्टेपअप भी करेंगे। फंड्स कैसे हैं जानना चाहते हैं, एक मल्टी एसेट फंड ऐड करना चाहते हैं, उस पर भी इनको राय चाहिए। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 8,500 हर महीने डिप्लॉय कर रहे हैं, फिर 5,000 ईच की डाल रहे हैं। 4-5 फंड्स में जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई लार्ज मिड कैप, एसबीआई कॉन्टोर, एक क्वांट का स्मॉल कैप है, यहाँ 3,000 है। बताइए प्रतिभा। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 48% करीब 50% का लार्ज कैप है, 24% मिड और स्मॉल और गोल्ड भी है। आप प्योर गोल्ड फंड मतलब प्योर गोल्ड ईटीएफ में आप 5,000 का आज की तारीख में एसआईपी कर रहे हो। गोल्ड का जो पोर्टफोलियो में एक जगह होती है, अगर 10% तक रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आज की तारीख में आपका पोर्टफोलियो में 14% है। इसलिए हमारा ये सुझाव होगा कि आप 5,000 का 4,000 कर दे और जो 1,000 फ्री अप होता है आपका एसआईपी का, उसको आपके एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप ऐड करेंगे तो और ज्यादा बैलेंस्ड और कम वॉलेटाइल होगा पोर्टफोलियो। अदरवाइज आपके फंड सिलेक्शन अच्छे हैं, सिर्फ आपने एक ही फंड हाउस के 3 फंड्स लिए है। एसबीआई का ही ईटीएफ भी है, कॉन्ट्रा भी है, लार्ज एंड मिड कैप, हालांकि ये बहुत अच्छे फंड्स है। आगे आप जब ऐड करते या चेंज करते ये ध्यान रखिए कि एएमसी लेवल में भी थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करना अच्छा होगा, क्योंकि स्टाइल तो एक एएमसी का मतलब सिमिलर हो सकता है और हो सकता है आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करे इन शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। और जहां तक आपका टारगेट है, आपको इकट्ठा करना है 1 करोड़ 7 साल में, लेकिन आज की तारीख में जो एसआईपी करे 36,500 और आपका लमसम है 1,90,000। ये 1,90,000 है, 4 लाख तक बन जाएगा 7 साल में, बिकॉज समय अवधि कम है। तो टोटल आपका सिर्फ बनेगा 65 लैक्स। ये जो एसआईपी है उसके जरिए स्टेप अप करने के बावजूद, स्टेप अप का असर तो लंबे समय अवधि में आता है, 7 साल में आपको ज्यादा दिखेगा नहीं। इसलिए आपको अपना मकसद पाने के लिए आपको 55,000 करके उसका स्टेप अप करने की जरूरत है। तो वो बनेगा करीब 92 और आपका लमसम तो बनेगा 4-5 और 1 CR तक आपका टोटल पोर्टफोलियो बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको इतना स्टेप अप करने को नहीं हो रहा, 36 से 55 तो काफी जंप है, तो आप जितना हो सके ऐड कर लीजिए और अपने ध्यान में रखिए कि आपको ऐड करते जाना है और आपके पास टाइम भी नहीं है। दूसरा ये विकल्प हो सकता है आप 7 साल के बदले में 10 या 12 साल कर ले, तभी भी आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बैलेंस और अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। क्विकली पूछ लेते हैं प्रतिभा की टॉप 4 फंड्स। प्रतिभा बताइए। टॉप 4 फंड्स में एज यूजुअल मैं एक बैलेंस एडवांटेज फंड, इडीवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और
मेरे एसेट का मल्टी कैप फंड, ये मेरे एसेट का मल्टी कैप फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप प्योर इक्विटी है, यील्ड वाइज बैलेंस एडवांटेज है, दूसरा मल्टी एसेट फंड है। तो कौन सा भी आपका रिस्क कैटेगरी है तो आपके लिए एक फंड है, आप इसका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ओके, तो ये रही सलाह प्रतिभा की तरफ से। थैंक यू प्रतिभा, शो में आने के लिए, क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। नमस्कार।